नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अगर आप चुनावों में, अगर आप राजनीति में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी रखते हैं तो कश्मीर में हाल ही में डीडीसी के चुनाव हुए थे और वो चुनाव आपको याद होंगे। याद इसलिए होंगे क्योंकि बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत ज्यादा ऐतिहासिक थे। यहां पर बीजेपी का भगवा झंडा लहराने का श्रेय एजाज हुसैन को जाता है, जिन्होंने श्रीनगर से सीट अपने नाम की थी। ये जो एजाज हुसैन है, ये बेसिकली कश्मीर से ही आते हैं और मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी को लेकर, पीएम मोदी को लेकर इनकी जो धारणा है वो अब से नहीं 2006 से चली आ रही है। 2006 से ये पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मंच पर मौजूद थे एजाज हुसैन। जैसा कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट्स में भी आपको बताया कि दिल्ली में एक बहुत जबरदस्त तरीके का इवेंट हुआ, उसका नाम था इंडिया डायलॉग्स कॉन्क्लेव, और उसमें एजाज हुसैन पहुंचे और उन्होंने जिस तरीके से कश्मीर के मुद्दे को उठाया, जिस तरीके से पीएम मोदी की तारीफ की और बताया कि कश्मीर का युवा पीएम मोदी से क्या चाहता है, वो वाकई काबिले तारीफ है। जिस तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया, आप भी देखिए। ये जो हमारे साथ बैठे हैं, ये सज्जन आज डीडीसी का इलेक्शन जीते हैं, लेकिन देश की राजनीति में बहुत आगे जाएंगे। आज ये लिख कर रख लीजिएगा। कभी आज के 2, 4, 5 साल बाद स्वाति जी कभी कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें ये किसी और हैसियत में भी यहाँ बैठे आपको नजर आएंगे। इतना तय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बड़ी अच्छा लगता है कि आज पहली बार मुझे मौका मिला है दिल्ली में आप जैसे भाइयों के साथ बैठने का, और मैं जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ इंडिया डायलॉग के, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जितने सारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज जो जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत जो श्रीनगर में हुई है, ये खाली हमारी जीत नहीं है, पूरे देशवासियों की जीत है। ये पैट्रियट्स की जीत है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर ये बोला जाता था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? उसके कुछ कारण है। एक साइड से पाकिस्तान पीछे पड़ा था कि भाई पाकिस्तान से हमेशा बातें उठती थी कि देश के जो हित में होगा वो यहाँ बात नहीं कर सकता। और दूसरा, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिनको हमने कई दशकों से उनको सींचा था, वो भी विरोध हो गई। उन्होंने 7 पार्टियां गठबंधन बना के ये एक कम्युनल एजेंडा के रूप में ले लिया। उन्होंने ऐसा सोचा कि एक कम्युनलाइजेशन के रूप में इसको ले लेंगे, और वो कुछ सफल भी हुए। लेकिन हमारा प्रयास था, हमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी नीतियों पे विश्वास था और हमारे लोगों का ही विश्वास था। और जो जितने 70 वर्षों से जो हमारे लोग कार्य कर रहे थे, मुझे पता था कि अगर हम लोग लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं, लोगों के बीच में जा सकते हैं, तो ऐसा दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी का कमल हर एक घर में, कश्मीर के हर एक घर में होगा। मैं आप सबको बताता हूं, एक टाइम था जब हमारी महबूबा मुफ्ती बोलती थी कि धारा 317 हटेगा तो यहाँ तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा। मैं उसको इस मंच के माध्यम से बोलता हूं। और जब हमने चुनाव जीत के आए, तब भी उनको यह एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ अगर कोई लोग, देखिए हमारे पार्टी में यही सिखाया जाता है कि देश सर्वोपरि, देश सबसे बड़ा। इसलिए अगर हम देश के मान सम्मान के लिए आगे आ जाएंगे और कार्य करेंगे, तो मुझे लगता है जो लोग हैं वो भी ये समझते हैं और लोग चाहते हैं। मैं वाकई में बोलता हूँ, कश्मीर के लोग चाहते हैं वहां विकास हो। कश्मीर के लोग थक गए हैं ये आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन, एक बहुत ही बड़ा गैप है। और मैं चाहता हूं आप जैसे युवा जो यहाँ पे खड़े या जो सुन रहे हैं, ये पूरे देश में एक मैसेज आए कि कश्मीर का युवा भी राष्ट्रवादी युवा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए आने वाले समय में जब मैं ये बोलता हूं, मेरा ये मानना है कि ये वाइस वर्सा, 2 वे ट्रैफिक है। जितना हम लोग कश्मीरी का सम्मान करेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि एक जो एस्पायरेशन क्रिएट की गई थी बाकी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, क्या होता है जब एक पॉलिटिकल सेटअप में हम लोग आते हैं, जो भी एक मैनिफेस्टो एक पार्टी दे देती है। आप समझने की कोशिश करिए कि एक जो एनसी है या कांग्रेस है या फिर पीडीपी, जो अनेक राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो मुद्दे हैं बिल्कुल इररेलेवेंट मुद्दे रह चुके हैं। उनके कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे जैसे सेल्फ रूल, कि हम लोग सेल्फ रूल करना चाहते हैं या ऑटोनॉमी करना चाहते हैं, लेकिन विकास की कोई बात नहीं उठती थी। लेकिन मैं ये समझता हूं, एक हमारी ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका डेवलपमेंट हमारा प्रति है कि हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं वहां पे, और डेवलपमेंट के साथ साथ विश्वास भी उनका जीतना चाहते हैं। एजाज जी, कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं बीजेपी छोड़ करके, क्योंकि बीजेपी तो है और आप बीजेपी के नेता हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन थोड़ा सा आप कश्मीर पर मैं आता हूँ। वैसे बता दूं, इन्होंने तिरंगे की बात करी, और जब 5 तारीख को, जब 5 अगस्त को
370 हटी थी, उसके बाद इन्होंने उसी श्रीनगर में तिरंगा यात्रा भी निकाली थी। मुझे याद है मैं उस वक्त श्रीनगर में ही था। और ये वैसे बड़े प्यारे इंसान हैं, जब भी इनको फ़ोन करता हूँ, जब भी पहली बात होती है तो पहली बात ये कहते हैं जय हिंद। तो जय हिंद के साथ इनके साथ हमेशा चर्चा शुरू होती है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एजाज जी, मैं इस डिस्कशन को इस तरह से शुरुआत करना चाहूँगा। पहले तो ये बताइए, ये 2006 में बीजेपी से जुड़े थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2014 के बाद बीजेपी से बहुत लोग जुड़े हैं, लेकिन 2006 सोचिए, 2006 में कश्मीर का कोई युवा बीजेपी से जुड़ता है। मैं आपका एक ट्वीट देख रहा था, उसमें आपने लिखा था कि मेरे पास बड़े अवसर थे, मैं चाहता तो बिजनेस में जुड़ता और अच्छी कमाई करता, लेकिन आप बीजेपी से जुड़े और एक ऐसी पार्टी से कश्मीर में जुड़े जहां पर यह माना जाता है कि बीजेपी से अगर जुड़ेगा व्यक्ति तो या तो उसको गोली मार देंगे आतंकवादी, या फिर वो घर बैठने पे मजबूर होगा, चुनाव तो जीत नहीं सकता। आप 2006 में बीजेपी से जुड़ गए, क्या सोच के? देखिए, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, मुझे अवसर मिला, मैं पहले अलीगढ़ में पढ़ाई किया हूँ, उसके बाद मैं चेन्नई में शिफ्ट हो गया। तो चेन्नई में मुझे बहुत सारे दोस्त मिले, कुछ गुजरात के दोस्त थे, कुछ अपने बिहार के दोस्त थे, कुछ यूपी के दोस्त थे। तो अक्सर हमें ये बोला जाता था कि भाई गोधरा कांड हुआ है, कोई ऐसा कांड हुआ है। तो हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया उस चीज को। जो मेरे दोस्त थे, मैंने ये देखा कि गुजरात जैसे मॉडल मुसलमानों के लिए तो फिट मॉडल है। आप देखिए ना, अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करेंगे, गुजरात में 14% मुसलमान है, लेकिन वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस में 27% मुसलमान है। तो ये एक मिस प्रोपेगेशन था एक हिसाब से। और मेरा दिल था, जब हम स्लोगन देते थे कि भारत माता की जय, और तो बाकी जगह कांग्रेस हो या सीपीआईएम हो, बाकी पार्टियां हो, वो तो अपनी अपनी जय जयकार करते थे। लेकिन एक मुझे ये लगा, नहीं, एक हमारा देखे, अपनी राजनीति से उठ के आना चाहिए। सबसे पहले तो देश सर्वोपरि होना चाहिए। जब हम 1947 से देखते आ रहे थे कि कश्मीर में इतना अत्याचार होता है, जो पड़ोसी देश है वो उनका षड्यंत्र रहा है हमारे युवाओं के प्रति, मार दाड़ किसी न किसी एंगल से, उनकी जो पॉलिसी रही 1000 कट्स, वो कोशिश कर रहे थे। और मुझे लगा कि नहीं, एक वातावरण होना चाहिए, एक ये नहीं था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो उसी से होगा। हम लोग सरकार के पीछे नहीं है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पीछे नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी सोच के पीछे है। हम चाहते थे कि राष्ट्रवादी सोच उभरनी चाहिए, आने चाहिए आगे। और मुझे अच्छा लगा कि जब हम वापस आए, हमने कार्य करना स्टार्ट किया, एक भारतीय जनता पार्टी ने भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया, और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते गए। और आज उसका प्रयास है कि आज जहां ये बोला जाता था कि यहाँ तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा, अभी आपने हाल ही में देखा, जब 26 जनवरी के कार्यक्रम हुए, कम से कम 1000 स्थानों पे वहां कार्यक्रम हुए। मैं आपको बताता हूं, 2016 में जब हमारे कैप्टन तुषार और कैप्टन पवन जी जहां शहीद हुए थे, ईडीआई में एक जगह है जहां हमारे 2 वीर जवान शहीद हुए थे, तो हमने कोशिश की उस टाइम की हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जब हमने अपने गवर्नमेंट से परमिशन ली तो उन्होंने दी नहीं, उन्होंने बोला नहीं, इस तिरंगा यात्रा के लिए हम लोग परमिशन नहीं दे देंगे क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी। फिर तब भी हमने कोशिश की और हमने वो सफल रूप में वो निकाली, और आज उसी का प्रयास है। कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ हमारी भी कमियां रह चुकी वहां पर। जैसे हमारी सरकारें होती थी, अगर हम तिरंगा यात्रा निकालना चाहते वहां पे तो उनको क्यों रोका जाता था? परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी वहां पे कि भाई आप तिरंगा यात्रा अपने देश में ही अपने तिरंगा उठाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़े। मैं ये समझता हूं आज वो चेंज हो चुका है। आज वहां का जो युवा है वो आगे आना चाहते हैं, अपनी देश की ओर निगाहें डालना चाहते हैं, और मैं समझता हूं अपने देश। एजाज भाई, आपने एक शब्द का इस्तेमाल, आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं। दिल्ली में या देश के अन्य हिस्सों में बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद तो एक बड़ी ऐसी चीज है जो बड़ी कट्टरपन है, और इसमें व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हो। दिल्ली में ऐसे बड़े बड़े पत्रकार हैं जो ये खुलेआम कहते हैं कि भारत माता की जय एक कम्युनल नारा है। ऐसे में एक कश्मीरी के लिए, एक कश्मीरी युवा के लिए जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उसके मायने क्या? देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलता हूं कि देश सर्वोपरि। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत हमारा देश है, ये हमारी माँ है, और माँ को हम हमेशा ऊपर उठ के देखना चाहते हैं। तो यही एक चीज है कि हम लोग तो दिल से बोलते हैं कि भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद।
ये तो हम बोलते रहेंगे, इसी के लिए तो हम लोग आगे आए हैं। हम लोग कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, ना हम लोग किसी को अपील करने के लिए आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि देश में जो अखंडता है वो रहनी चाहिए। हम रहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए, हम लोग रहे ना रहे। तो इसीलिए मैं समझ, ये जो आप कह रहे हैं, ये जावेद अख्तर साहब ने भी एक बार संसद में जब वो सांसद थे, उन्होंने भारत माता की जय कहा था। तो बहुत सारे मुस्लिम हैं जो ऐसा मानते हैं, लेकिन आप जैसे या जावेद अख्तर ने जो कहा था, ऐसे बहुत सारे क्योंकि आप मुस्लिम हैं और मैं कोई कम्युनल लाइन पे नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि एक तर्क दिया जाता है कि भाई भारत माता की जय कहना या वंदे मातरम कहना ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता। लोग कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो जो है एकमात्र अल्लाह जो है हमारे लिए पूजनीय है, हम कैसे भारत माता की पूजा कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन के रूप में इसको लिया जाता है। मैं ये समझता हूँ जो लिबरल मुसलमान है, जो पढ़े लिखे मुसलमान है, जैसे मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, हम लोग को भी जब हम बचपन में थे हमें कश्मीरी में बोलते थे मौज कशीर, यानी हमारी माँ कश्मीर। मेरी बात समझे, तो जब हम लोग पूरे देश का सम्मान करते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी मुसलमान को आपत्ति होनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस और अनेक जितने पार्टी है, इन्होंने एक दल के रूप में मुसलमानों को लिया था। ये उनकी डेवलपमेंट नहीं करना चाहते थे, ये उनका विकास नहीं जानते थे, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे, कम्युनलिज्म के तौर पे उनको इस्तेमाल करते थे अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 6 साल से जो सरकार चल रही है, जो भी माइनॉरिटी के कार्य हुए हैं, मैं आपको बताता हूं। अभी हमारे कश्मीर में देखिए, आपको धारा 370 हटने के बाद इतनी सारी स्कीमें आई वहां पे, जो ऐसे सारे कानून थे जो वहां पे लागू नहीं होते थे। जैसे एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग, उनको आज तक नागरिकता नहीं देते थे वहां पे। क्या ये इनजस्टिस नहीं था? क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं था? और दूसरा, आप देखिए राइट टू फ्री एजुकेशन, यहाँ पे तो पूरे देश में हर किसी को एजुकेशन फ्री हो ऐसा हमने सुना था, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई राइट नहीं होता था। इसी तरह ज्वेलन एक्ट, आपकी वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट, ऐसे हमारे जैसे हमारी महिला, हमारी बहनें अगर वो कहीं और शादी करती थी, उसको वहां उनकी नागरिकता छीनी जाती थी। ये कहाँ का इंसाफ था? मैं तो बोलता हूँ धारा 370 हटने के बाद अगर पहला कुछ हुआ है तो ह्यूमन राइट्स का सेफगार्ड हुआ है, उसके बाद देखेंगे डेवलपमेंट क्या है। इंस्टीट्यूशनल चेंज लाई हम लोगों ने, हमने आज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल चेंज लाया। इंस्टीट्यूशनल चेंज जब हुई है, उसके बाद हम लोग गवर्नेंस की ओर बढ़ेंगे, गवर्नेंस में हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में जिस प्रकार से बाकी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से बाकी राज्य काम कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, उसी प्रकार से इकोनॉमी को और बढ़ा देने के लिए जम्मू कश्मीर का भी अपना एक योगदान होगा। 370 की आप बात कर रहे हैं, 5 अगस्त हमको बोलना नहीं चाहिए, बहुत एक अहम दिन है 5 अगस्त 2019 को, जब 370 हटाया गया। और बहुत से लोग ये कहते थे कि वो 370 जो अनुच्छेद है वो कश्मीर को भारत से जोड़ने वाली चीज़ है, और अगर ये हट जाएगी तो फिर कश्मीरी को लगेगा ही नहीं कि वो भारत का हिस्सा है। बहुत सारे लोग ये कहते थे। इसको हटने के बाद कई सारी चेंजेस हुए, उन चेंजेस की तरफ तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं 370 की चीज़ों पर आने से पहले एक छोटी सी चीज़ ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कश्मीर के लोग कहते हैं कि भाई 370 आने से कश्मीर को काट दिया गया, हमारे टुकड़े कर दिए गए, लद्दाख जो है, लद्दाख को हमसे अलग कर दिया गया। इस बार 26 जनवरी पर पहली बार गणतंत्र दिवस पर लद्दाख की एक अलग झांकी निकली थी राजपथ पर। एक कश्मीरी होने के नाते आपको कैसे लगा जब लद्दाख की एक अलग झांकी निकली थी? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ लद्दाख की जनता को। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक एक स्थान था उनके लिए, जो उनके राइट्स कभी नहीं मिलते थे, क्योंकि एक पॉलिटिकल सेटअप ऐसा बनाया गया था कि अगर आप जम्मू की बात करेंगे तो कश्मीर के मुसलमान आपके विरोध करेंगे, अगर आप लद्दाख की बात करेंगे तो जम्मू वाले नाराज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि उनके राइट्स प्रॉपरली नहीं मिले थे। एक हमारे प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने उसके एस्पिरेशंस को समझा और उनको अपना हक दे दिया, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और आज आप देखते हैं उनके लिए अलग से एयरपोर्ट देना, अलग से उनके लिए कॉलेज देना, अलग से उनके लिए फंडिंग करना, तो मैं ये समझता हूं उससे आने वाले समय में उसका जो विकास की गति होगी और तेजी से बढ़ेगी।